हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रैक्टिस सेट जो है पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश की गई प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। यह वीडियो आप लोगों के एग्जाम तक निरंतर ऐसे ही आते रहेंगे। मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं जिस भी पब्लिकेशन के, उन सबको प्रॉपर कवर कराया जाएगा, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो, सेकेंड हो, या फिर से करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मैगजीन्स हैं, उन सबको प्रॉपर कवर कराया जाएगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो या फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने, महेंद्रगुप्त ने या फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट ने? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो महेंद्रादित्य द्वारा कराई गई थी। देखिए, कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य जो है, कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि ग्रहण की। तो यहाँ पे सीधे सीधे ना पूछ करके कुमारगुप्त का नाम दे करके उसने जो उपाधि ग्रहण की थी उसके अकॉर्डिंग पूछा है, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। महेंद्रादित्य जो कुमारगुप्त ने जो महेंद्रादित्य की उपाधि ग्रहण की थी और इसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी, जो कि बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और वर्तमान समय में यह राजगीर में स्थित है, जिसे 2010 में पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? कैलाश मंदिर, धर्मराज रथ, शोर मंदिर या फिर लिंगराज मंदिर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लिंगराज मंदिर। इसका संबंध जो है पल्लव काल से नहीं है, जबकि कैलाशनाथ मंदिर, धर्मराज मंदिर और शोर मंदिर, इन सभी मंदिरों का जो संबंध है वो पल्लव काल से है। अगर हम शोर मंदिर की बात करें तो यह महाबलीपुरम में स्थित है, जिसका निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था और यह जो मंदिर है वह सिंह शैली का पहला उदाहरण है। कैलाशनाथ मंदिर यह कांची में स्थित है और यह मंदिर राज सिंह शैली में स्थित है और यह जो है राज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। और उड़ीसा में जो लिंगराज का मंदिर है यह सोमवंशी राजाओं द्वारा कराया गया था। ठीक है। जो लिंगराज मंदिर है उसका निर्माण पल्लव शासकों द्वारा न करा करके सोमवंशी राजाओं द्वारा कराया गया था और लिंगराज मंदिर पूर्ण विकसित नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सा मंदिर किस शैली में निर्मित है या किस मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। तो याद रखिएगा जो लिंगराज मंदिर है इसका निर्माण नागर शैली में किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी? किस शासक द्वारा वातापी कोंडा की उपाधि धारण की गई थी आपको बताना है। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या नंदी वर्मन द्वितीय? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार करने के पश्चात नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है। तो वातापी कोंड की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा, जब इन्होंने चालुक्य शासक पुलकेशिन तृतीय को पराजित किया और पराजित करने के बाद जो उसकी राजधानी वातापी थी उस पर अधिकार कर लिया और इसी के बाद इन्होंने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित, दंती दुर्ग या फिर परमेश्वर वर्मन या भद्र वर्मन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। ऑप्शन ए सही है। देखिए, कांची के पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मा था, जबकि उसका जो वास्तविक संस्थापक है वो सिंह विष्णु को माना जाता है और अंतिम जो महत्वपूर्ण पल्लव शासक था वह अपराजित वर्मन था। लेकिन अंतिम शासक कौन माना जाता है? कंप वर्मा। वैसे देखिए, सब अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? वो अपराजित वर्मन था, लेकिन अंतिम शासक कौन था? वो कंप वर्मा था। उसी प्रकार जो है पल्लव वंश का जो संस्थापक है वो माना जाता है किसे? वो माना जाता है सिंह वर्मा को, लेकिन पल्लव वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है सिंह विष्णु को। ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कहाँ पे है? नासिक में, एलोरा में, पीतल खेड़ा में या फिर अजंता में? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एलोरा में स्थित है।
एलोरा में जो गुफा स्थित है वो उसमें हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्मों से रिलेटेड महत्वपूर्ण मूर्तियाँ और स्तंभों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो एलोरा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए एलोरा में बौद्ध धर्म से रिलेटेड महाधर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म से संबंधित जो गुफाएं हैं वो मिली हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया था। तो 5वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक एलोरा गुफाओं का निर्माण विभिन्न समय कालों में विभिन्न शासकों द्वारा करवाया गया था। ठीक, और इसकी अगर हम बात करें, इसमें कुल जो है 34 गुफाएँ हैं, जिसमें से गुफा संख्या जो 1 से 12 है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 हिंदू धर्म से और 30 से 34 जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण कब किया गया था? 5वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ था। और यह हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों धर्मों से संबंधित जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण मूर्तियाँ, गुफाएँ और अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है? बिल्हड़, भवभूति, हेमचंद्र या फिर जयदेव? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर रामचरित के लेखक है भवभूति। देखिए भवभूति कन्नौज नरेश यशोवर्मन के दरबार में रहते थे और यहीं पर भवभूति द्वारा संस्कृत के 3 नाटक, एक था महावीर चरित, मालती माधव और उत्तरामचरित, इनकी रचना की गई थी। तो याद रखिएगा इन तीन नाटकों की जो रचना है वो भवभूति द्वारा की गई थी। कौन कौन से? महावीर चरित, मालती माधव और उत्तरामचरित। इन तीनों की रचना किसने की थी? भवभूति ने, जो कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था? जयचंद द्वारा, मलिकों द्वारा, पृथ्वीराज चौहान द्वारा या फिर खोखरों द्वारा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, खोखरों द्वारा। देखिए मोहम्मद गौरी के सिंध नदी के तट पर दम्यक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय 1206 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। चंद्रबरदाई इसका श्रेय पृथ्वीराज तृतीय को देता है, जो कि तर्क संगत नहीं है। चंद्रबरदाई में ये वर्णन किया गया है कि इसकी जो हत्या है वह पृथ्वीराज तृतीय ने की थी, जो कि सही नहीं है। आधुनिक इतिहासकार का जो एक बहुमत है वह मानता है कि इसकी हत्या खोखरों द्वारा किया गया था और इसके शव को गजनी में दफनाया गया था। मोहम्मद गौरी ने गोमल दर्रे से भारत पर आक्रमण किया था। ये पूछ लेता है कभी कभी कि मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण किया था तो वो किस दर्रे से होकर आया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी भारत में जो दाखिल हुआ था गोमल दर्रे से ही हुआ था और उसका जो पहला आक्रमण था मोहम्मद गौरी का वह 1175 ईस्वी में मुल्तान के करमाथी जाति के सियाओं के जो सिया सुन्नी मुसलमान थे उनके विरुद्ध था। नेक्स्ट देखिए, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था कहाँ पे? लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में या फिर दिल्ली में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, लाहौर में। देखिए 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। वह ऐबक जनजाति अर्थात तुर्क था। ऐबक को पीलबख्श अर्थात हाथियों का दान देने वाला और लाख बख्श लाखों का दान देने वाला, याद रखिएगा लाख बख्श और पीलबख्श यह दोनों उपाधियाँ या दोनों नाम से संबोधित किया जाता था किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। यह इसका निकनेम था। लाख बख्श कहा जाता था उसे लाखों का दान देने के कारण और पीलबख्श उसे कहा जाता था, क्यों कहा जाता था? पीलबख्श कहा जाता था हाथियों का दान देने के कारण। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इलबरी, सिम्फाई, खिम्फाई, गुज्जा या फिर करलूग? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बलबन जो है एक इलबरी तुर्क था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। देखिए बलबन का जन्म तुर्कों की इलबरी शाखा में हुआ था जिसका मूल नाम था बहाउद्दीन और जब यह सुल्तान बना उसने गियासुद्दीन की उपाधि धारण की थी और उसको एक अन्य उपाधि दी गई थी जिसे उलूग खां के नाम से जाना जाता था। बलबन को द्वितीय इलबरी वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था अर्थात दक्कन विजय जिसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, अहमद शाह या फिर अली आदिल शाह? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था जिसके द्वारा दक्कन पर आक्रमण किया गया था और उसे जीता गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए अलाउद्दीन, महावत खान, शाहजहां
और औरंगजेब ने अपने सामरिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत दक्कन से ही की थी। और दक्षिण भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। और वहीं दक्षिण जाने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति करना। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत विजय का जो प्रमुख श्रेय है वो मलिक काफूर को जाता है। मलिक काफूर जो है दक्षिण विजय का नेतृत्व करता था। जो दक्षिण में आक्रमण किया जाता था उसे सभी अभियानों पर मलिक काफिर ही जाता था, मलिक काफूर ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पैगंबर के सेनापति की उपाधि का उपयोग किस सुल्तान ने किया है? मुबारक शाह खिलजी ने, खुसरो शाह ने, मोहम्मद तुगलक ने, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुसरो शाह ने। यह अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता था। देखिए, खुसरो मलिक नसीरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से सुल्तान बना था और इसने अपने आप को पैगंबर का सेनापति इसकी उपाधि धारण की थी। और खिलजी ने उसे खुसरो खां की उपाधि दी थी और यह अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। मशाहत निम्न में से किससे संबंधित है? भूमि से, सिक्के से, सेना से या फिर न्याय से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मशाहत एक प्रकार की भूमि थी। देखिए, पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का जो बंदोबस्त है वो मशाहत कहलाता था और इसमें प्रति इकाई बिस्वा को आधार बनाया जाता था। और यह किसके समय प्रचलित था? अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका प्रचलन था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? राय करण के, देवल रानी के, ख्रिज खां के, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ख्रिज खां के कहने पे जो है इसकी रचना की थी। किसकी? अमीर खुसरो द्वारा आशिकी की रचना की गई थी। देखिए, आशिकी देवल देवी और ख्रिज खां के प्रेम से संबंधित एक पुस्तक है जिसकी रचना 1315 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? अमीर खुसरो द्वारा की गई थी। और यह भारत की प्रशंसा करते हुए इसमें अमीर खुसरो ने भारत के बारे में लिखा है कि भारत की प्रशंसा करता हूँ तो मुझे पक्षपाती ना समझे। अगर मैं भारत की प्रशंसा करूँ तो मुझे पक्षपाती ना समझा जाए। पुस्तक में अमीर खुसरो मंगोलों द्वारा स्वयं कोई बंदी बनाए जाने की भी सूचना देता है। और यह किसके बारे में है? ख्रिज खां के कहने पर इसकी रचना की गई थी अमीर खुसरो द्वारा, आशिकी की रचना। सी जो है वो सही है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कौन था? कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, गोविंद द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दंती दुर्ग द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी सही है। देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक है वो दंती दुर्ग को माना जाता है। दंती दुर्ग के उज्जैन पर अधिकार कर हिरण्यगर्भ का यज्ञ किया था। दंती दुर्ग द्वारा उज्जैन पर अधिकार करने के बाद हिरण्यगर्भ दान दिया गया था और प्रतिहारों ने इसमें द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी उसे क्या कहा जाता था? मशाहत, कुरी, नगरम, या फिर पेरुंगिरी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इसे नगरम कहा जाता था। चोल काल में जो प्रशासनिक इकाइयों में व्यापारी कल्याण की जो देखरेख करती थी उसे नगरम कहा जाता था। ऑप्शन सी सही है। चंदेल साम्राज्य का जिजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ है? जय शक्ति के, विजय शक्ति के, नन्नुक के, या फिर हर्ष के? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जय शक्ति के। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आशियाना कहा गया था? अकबर के, हुमायूं के, शाहजहां के, या फिर जहांगीर के? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के। देखिए, मुगल काल के सम्राटों में अकबर का सामाजिक सुधारों को लेकर के एक अलग स्थान था और उसे सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने का प्रयास किया। अकबर का जो अंतिम संस्कार है वह मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ और अकबर को ही उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आशियाना अर्थात स्वर्ग में रहने वाला कहा गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सुमिलित नहीं है? बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658 को हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को। खजुआ का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1959 को और देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659 को। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा, अर्थात कौन सही सुमिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658। यह गलत है। ठीक है, सामूगढ़ का जो युद्ध है वो 29 मई 1658 को हुआ था, न कि 15 अप्रैल 1658 को। अन्य तीनों विकल्प सही हैं और ये सभी जो है दारा सिकों और औरंगजेब की सेना के मध्य, जो सामूगढ़ का युद्ध है दारा सिकों और औरंगजेब की सेना के मध्य हुआ था और इस युद्ध में दारा सिकों पराजित हुआ और युद्ध के बाद औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार कर लिया था और उसके बाद जो है अपना राज्याभिषेक कराया था।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जयसिंह सिद्धराज के मध्य में पुरंदर की संधि हुई थी। ऑप्शन सी सही है। बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? अमीर उवैस, ख्वाजा गाजी, मेहंदी ख्वाजा या हिंदू बेग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेहंदी ख्वाजा को जो है बाबर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर बाबर वो क्या कहते हैं उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। कौन? बाबर। ठीक है, किसके स्थान पे? हुमायूं के स्थान पे। ऑप्शन सी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, बाबर द्वारा निर्मित संभल मस्जिद या जोधाबाई का मकबरा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बीबी के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ऑप्शन ही सही है। और बीबी के मकबरे के बारे में अगर हम देखें तो इसका निर्माण जो है हमीदा बानो बेगम की याद में किसने करवाया था? सॉरी, इसे इमारत जो ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है बीबी का मकबरा नहीं, हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, याद रखिए। सॉरी, इसमें थोड़ी हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, बीबी का मकबरा नहीं, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। और इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा कराया गया था। और यह मकबरा ईरानी शैली पर आधारित है। और स्थापत्य कला का जो अनुपम उदाहरण इसमें प्रस्तुत किया गया है, मतलब इसमें बहुत ही बारीकी नक्काशीदार पत्थरों को तराश करके बनाया गया है, जिससे कारण इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ठीक है, कौन है? हुमायूं का मकबरा। वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या फिर कुमार संप्रदाय? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध था रुद्र संप्रदाय से। ऑप्शन ही सही है। देखिए, जो वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखाओं के महान संत थे उसमें वल्लभाचार्य एक महत्वपूर्ण संत थे, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और इन्होंने शुद्ध दर्शन, इनका जो दर्शन है शुद्ध अद्वैतवाद के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इसका जो संप्रदाय है वो रुद्र संप्रदाय है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है? चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी या उनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोहरावर्दी संप्रदाय से। सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया का संबंध सोहरावर्दी सिलसिले से था। ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किस शासक से था? देवराय द्वितीय, सदाशिवराव, अच्युत राय या फिर वेंकट द्वितीय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेंकट द्वितीय। विजयनगर के शासकों में किसके राजव्यास की उपाधि धारण की थी? किसके द्वारा राज्यव्यास की उपाधि धारण की गई थी? हरिहर प्रथम द्वारा, बुक्का प्रथम द्वारा, हरिहर द्वितीय या देवराय द्वितीय? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हरिहर द्वितीय द्वारा राज्यव्यास की उपाधि धारण की गई थी, जो विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था। कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन था? धोखर, मसूलीपट्टनम, देवल या फिर उपयुक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मसूलीपट्टनम। देखिए, मसूलीपट्टनम कुतुब शाही साम्राज्य की विश्व प्रसिद्ध क्या थी? बंदरगाह थी, जो बाह्य व्यापार होते थे उसका एक महत्वपूर्ण साधन था। जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से है? मेवाड़, बुंदेलखंड, गोंडवाना या फिर रणथंभौर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेवाड़ से। मेवाड़, देखिए अकबर के समय में सिसोदिया वंश का शासन था। अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उस समय राणा उदय सिंह के दो सरदार थे, जयमल और फत्ता। उन्होंने उनका बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि उनका साथ अंतिम क्षण तक दिया। और वहीं पे लड़ते हुए किसके विरुद्ध? अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए वहाँ पे मारे गए थे, जिनकी याद में जो है यह एक कथा बहुत बड़ी प्रचलित है उनकी याद में। ठीक है, मेवाड़ के जो इर्द गिर्द वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे। तो यह संबंधित है कहाँ से? मेवाड़ से संबंधित है जयमल और फत्ता, जो आपकी मेवाड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश थे, राणा उदय सिंह, उनके क्या थे? उनके सरदार थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बंगाल में स्थित दाखिला दरवाज़ा निम्न में से किसने बनवाया था? अहमद शाह ने, यूसुफ शाह ने, बारबक शाह ने या फिर महमूद शाह ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारबक शाह ने। निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी? सैफुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन फिरोज शाह, नुसरत शाह या हुसैन शाह? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, हुसैन शाह को। हुसैन शाह को जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन,
कश्मीरी शासक जैनुल आबिदीन से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। इसने गो हत्या को प्रतिबंधित कर दिया था। यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था। इसने मुल्तान अहमद को महाभारत एवं राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद करने के लिए कहा था। आपको सही आंसर का चयन करना है। 1 2 3 2 3 4, 1 2 4 या 1 3 4। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 4। ठीक है। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। और इसने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। और यह जो है इसने मुल्ला अहमद को महाभारत और राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें साथियों इसका जो सही आंसर है वो 2 3 4 होगा। इसका सही आंसर 2 3 4 होगा। क्यों? क्योंकि इसे कश्मीर का अलाउद्दीन नहीं, इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसकी जो नीतियाँ, इसकी जो हिंदुओं के हिंदुओं को संरक्षण देने वाली जो नीतियाँ थी, जैसे जो तीर्थ यात्रा कर था उसको समाप्त कर देना, मंदिरों का निर्माण करवाना, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाना, इन सब इसके जो अच्छे कार्य थे, इसी कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ना कि कश्मीर का अलाउद्दीन। अलाउद्दीन तो एक क्रूर शासक था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, अन्य तीनों सही हैं। ऑप्शन जो है इसमें गलत दिया है आंसर शीट में। ठीक है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। जो भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके टेलीग्राम चैनल का नाम भी यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई भी सजेशन हो मेरे साथ बने रहिए। सारे वीडियो आप लोगों को एग्ज़ाम के पहले प्रॉपर जो है जितने भी प्रैक्टिस सेट है, जितने भी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं उनको प्रॉपर कवरेज कराया जाएगा, जिससे कि आपका कोई भी सेक्शन कमज़ोर ना रहे और बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम तक अपनी तैयारी कर पाएँ। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।